नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हमको उस मुद्दे पर चर्चा करना पड़ रहा है जिस पर चर्चा करने की हिम्मत जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान की सियासत के एक अच्छे शख्स जो थे अजीत पवार, जिन्हें हम लोग अजीत दादा कहा करते थे, ओहदे से तो वो महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और एनसीपी के नेता थे, लेकिन अजीत पवार हिंदुस्तान के उन नेताओं में शुमार थे जिनको सब लोग प्यार करते थे। और ये माना जाता था कि हर मर्ज की दवा पॉलिटिक्स में भी होती है, और वो हर मर्ज की दवा अजीत पवार जी हुआ करते थे। आज सुबह एक विमान हादसे में उनका दुखद निधन हो गया। ये माना जा रहा है कि वो बारामती गए थे और बारामती में प्लेन ने लैंड किया। लैंडिंग के बाद खराब स्थितियाँ बनी और उसमें आग लग गई, और उसके साथ ही उसमें सवार सभी लोगों का निधन हो गया। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें चंदना अरोड़ा जी होंगी जो उस पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, और अजीत पवार जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया है वो चंदना अरोड़ा होंगी। साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ उसमें पीके श्रीवास्तव जी होंगे जो वाइस एयर मार्शल रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें आखिर इस तरह के हादसे जब होते हैं तो क्या समस्या होती है। उपेंद्र सिरोठिया होंगे जो पायलट हैं और जिन्होंने वो विमान भी उड़ाया है जो विमान आज क्रैश हुआ है। उपेंद्र युवा हैं, बहुत बेहतर समझते हैं, तकनीकी जानकारी बहुत अच्छी है और पायलट के रूप में उनका संचालन बहुत बढ़िया है। तो उपेंद्र हमारे साथ होंगे। इन सारे मेहमानों के साथ सबसे पहले चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले चंदना अरोड़ा मैडम के पास ही जाऊँगा। मैम, आज का दिन आप लोगों के लिए, भले नहीं हम सब के लिए, अजीत दादा का चला जाना कितना बड़ा नुकसान होगा भारतीय राजनीति के लिए? हम लोग आज सवेरे से इतनी बुरी तरह से शॉक में हैं। हम लोगों की पूरी पार्टी के अलावा बहुत सारे लोग जो उनसे कनेक्टेड थे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, हम लोगों को इतना बुरा झटका लगा है जिसको कहना चाहिए। जिस तरह से अजीत दादा जी का, अजीत पवार साहब का ये हो गया एक्सीडेंट और इस तरह से ये चले गए। इतने ऊर्जावान हमारे नेता थे, हमारे नेता हैं। हम तो उनको नेता अभी मानते हैं, हमारे नेता हैं। और इतना अच्छा काम, इतना हम लोगों के साथ जुड़कर, समाज के साथ जुड़ के इतने आगे आगे होकर इतना काम किया। 1 मिनट में वो लाइफ ख़त्म हो गई। इतना बड़ा शौक हम लोगों को आज लगा है। हमारी पूरी पार्टी के अलावा जो समाज के हमारे कनेक्शंस हैं हम लोगों के, हम लोग इस चीज़ को बयान नहीं कर पा रहे कि किस तरह से इतनी फायर ब्रांड लाइफ उनकी, इतनी मतलब उतनी ऊर्जा, इतना समर्पण, इतना एक्टिविटी, इतना हाई लेवल का उनका पैशन फॉर लाइफ, एंड इस तरह से एकदम बहुत ही बुरा। बारामती इलाका पवार फैमिली के लिए राजनीति का, समाज का, व्यक्तिगत गढ़ है। कितना नुकसान होगा बारामती को? देखिए, अभी तो क्या हम आपसे इसमें तो क्या बात करें, राजनीतिक रूप से तो इतना ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं अभी फ़िलहाल। मगर जो उनका काम था, उनका काम अब बारामती तक सीमित नहीं था। बारामती के अलावा वो पूरे महाराष्ट्र के नेता हो गए। अब तो वो उप मुख्यमंत्री थे, मगर वो बहुत सालों से इस तरह से काम कर रहे हैं। और बारामती अकेले में भी आप समझिए कि सिर्फ एनसीपी का उनका, आज एनसीपी भी के हमारे कहने को हम लोगों के 2 धड़ हैं, मगर वो दोनों ही लोगों से, दोनों ही पार्टी से पूरी तरह से कनेक्टेड थे। जैसे जिस समय पर ये हम लोग इनका ये आना हुआ इस तरफ बीजेपी के साथ इनका सरकार बनाने का, उस समय ऐसा लगा जैसे हमारे जो नेता हैं सबसे बड़े शरद पवार जी उनसे नाराज़ हैं या कुछ ऐसा। इनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ जी, इनकी एकता कभी भंग नहीं हुई जी। इनका जो साथ में काम करने का परिपाटी चल रही है वो हमेशा चलती रही जी। इसी तरह से जैसे महाराष्ट्र के ये नेता, कई बार महाराष्ट्र के नेता जो होते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश से जाएंगे या कुछ, तो उनका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है जी। पर इनका इंटरेस्ट पूरे इंडिया में जितने जहाँ जहाँ एनसीपी के धड़ हैं, जहाँ जहाँ एनसीपी का गठन हुआ है, हर नेता के साथ इनका बड़ा आत्मीय संबंध रहता था। इन्होंने
अपने से आगे बढ़कर हम लोगों से सबसे पार्टी से और प्रदेश की राजनीति से आगे बढ़कर काम किया है जी। आपने इनको कई बार देखा होगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे रहते हैं, ये सबसे मिलना जुलना वही अजीत दादा की वही क्वालिटी तो सबको अलग करती थी कि सबसे मिलनसार व्यक्ति। मैं उपेंद्र भाई के पास आऊंगा। उपेंद्र जी, क्योंकि उपेंद्र ने इस हवाई जहाज को भी उड़ाया है जिस हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश हुआ है। उपेंद्र, उसमें मतलब अभी सुबह से सब कुछ चल रहा है कि लैंडिंग के वक्त ऐसा हुआ वो हुआ, थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपके पास सारी डिटेल होगी, हुआ क्या था और कौन सा जहाज था वो? ये जो एयरक्राफ्ट था लेयर जेट 45 एयरक्राफ्ट था जी, और ये बहुत ही मिड साइज बहुत अच्छा जेट माना जाता है। और जब ये मुंबई से 8 बजे मॉर्निंग में टेक ऑफ किया और 8:45 पर ये लैंडिंग के टाइम पर क्रैश हुआ बारामती में। तो 45 मिनट का जो फ्लाइट टाइम था, तो एयरक्राफ्ट मैं समझता हूँ पूरी तरह से ठीक रहा होगा। और लैंडिंग के वक्त जो भी तकनीकी खराबी आई है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है। मगर जब भी हम कोई हवाई यात्रा करते हैं या हवाई जहाज होता है, उसका इंजीनियर के द्वारा टेक ऑफ से पहले सारे चेक्स किए जाते हैं और उसको एक एयरवर्दी सर्टिफिकेट दिया जाता है कि फिट फॉर फ्लाइंग। तो जहां तक मेरा ख्याल है, एयरक्राफ्ट जब फिट था तभी एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ किया। और इसके बाद जब पायलट होता है, जो 2 पायलट मिलके एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं, तो दोनों के द्वारा भी सारे जो 360 डिग्री पूरा एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से देखा जाता है, एक एक बारीकी से। एक जरा सी एक मिनट ये जो दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये जो इसमें लिखा गया ये क्या कहलाता है और ये क्या रहता है, इसमें क्या डिटेल है ये? अच्छा, ये पैसेंजर मैनिफेस्ट कहलाता है जी। ये पैसेंजर मैनिफेस्ट में सारा डिटेल होती है कि इस एयरक्राफ्ट में कहां से कहां तक जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसके पैसेंजर की लिस्ट होती है इसमें कि कौन कौन से पैसेंजर्स हैं इसमें और कौन से पायलट इसको फ्लाई कर रहे हैं। तो ये हर एयरपोर्ट के द्वारा पैसेंजर मैनिफेस्ट दिया जाता है। इसमें सारा पूरा ब्यौरा होता है पैसेंजर का प्लस पायलट का। इसको हम देख पा रहे हैं तो इसमें तो सिर्फ 2 मतलब दिख रहा है मुझे, जहां तक कि 2 पायलट हैं, एक केबिन क्रू को मैडम है कोई, और अजीत पवार जी हैं और उनका पीएसओ है शायद। 5 लोग। जी 5 लोग हैं, बिल्कुल 5 लोग टोटल थे पायलट सहित जी। इसमें से एक फीमेल पायलट थी शायद। हाँ, एक फीमेल पायलट थी, शांभवी पाठक जी, और कैप्टन कपूर जो अपने मेल पायलट थे उसमें। हाँ, अब तो किंग मुझे तो थोड़ा सा आप ही के माध्यम से कि क्या रनवे छोटा था या रनवे में कोई दिक्कत रही होगी, इस भी संभावना भी है क्या? रनवे छोटा होने की बिल्कुल संभावना नहीं है जी, क्योंकि रनवे करीब 5800 फीट का था जी। और ये जो रनवे होता है एक मतलब इवन बड़े से बड़े जहाज को भी लैंड करने के लिए सक्षम होता है। और वो रनवे पे क्योंकि कई बार अजीत दादा का, शरद पवार जी का कई बार आना जाना और कई वीआईपीज आते जाते रहते हैं। बारामती एक बड़ा वेल नोन है और एक वहां पर ऑलरेडी एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल वगैरह भी चलते हैं। तो फ्लाइंग की एक्टिविटीज मतलब डे टाइम में पूरे टाइम रहती हैं। तो रनवे का तो किसी तरह की कोई खराबी या रनवे का छोटा होना ये मतलब इसका कारण नहीं हो सकता है दुर्घटना का। एक बार बात आ रही है उपेंद्र सुबह से कि विजिबिलिटी की प्रॉब्लम शायद रही होगी आपको। आप चूंकि आपने उस इलाके में आप गए भी हैं, उस जो एयरपोर्ट है वहाँ पर आपने लैंड भी किया है, क्या इस जो मौसम जो समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र में तो ऐसी कोई कोहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्या इसमें क्या कितनी सच्चाई हो सकती है? मुझे जो लग रहा है और मैंने जो सारा अभी मॉर्निंग से लेके आपकी स्वराज न्यूज के माध्यम से बाकी माध्यमों से भी पता किया, तो मेरे हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए पर्याप्त विजिबिलिटी थी, ये मेरा मानना है। बाकी जो डीजीसीए और जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो निकालेंगी, इसके बाद जो मतलब वॉइस कॉकपिट रिकॉर्डर्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, उससे और क्लियर पिक्चर आएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद। मेरे साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं। सर, एक मुद्दा जो बार बार आ रहा है कि आपने चूंकि हवाई जहाज सेना का उड़ाया है, आप लोग बहुत अनुभव है, इस हादसे में गलतियां कहां हो जाती? इस तरह के हादसे लगातार होते हैं, कई बार होते हैं, बहुत सारे हमारे देखिए स्क्रीन पर बार बार चल रहा है कि इसी तरह माधवराव सिंधिया का जो हुआ था, वाया सर रेड्डी का इसी तरह हुआ था, पीए संगमा साहब का इसी तरह हुआ था। ये कि प्राइवेट सेक्टर्स में या प्राइवेट हवाई जहाज में, छोटे हवाई जहाज में क्या दिक्कत आती है इस वाले मामले को जोड़ते हुए सर? और देखिए, पहले तो मेरी श्रद्धांजलि अजीत पवार जी को और उनके साथ जिन लोगों की डेथ हो गई इस
हादसे में। जी दुखद हादसा है जी एविएशन एक बड़ा रिस्की बिजनेस है। जी काफ़ी लोग को ये गलत फहमी होती है कि इस जहाज़ में पहले दिक्कतें आई हैं इसलिए दोबारा फिर दिक्कत आ गई। जी डीजीसीए एक ऐसी एजेंसी है कि कोई भी जहाज बिना सर्टिफिकेशन के रनवे से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ सकता है। जी उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि वो रनवे पे भी नहीं जा सकता है। जी तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटी कंट्रोल की चेक्स की एजेंसीज हैं जो जहाज़ को पूरी तरह चेक करती हैं। उनके जो संबंधित अधिकारी हैं वो चेक करते हैं उस जहाज़ को। उसके बाद जब पायलट जहाज़ के पास पहुंचते हैं तो पायलट का भी एक टर्न अराउंड होता है, वो भी जहाज़ को चेक करते हैं। तो इतनी सारी एजेंसीज जब जहाज़ को पूरी तरह से चेक कर लेती हैं और सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसको फ्लाइंग सर्टिफिकेट देती है, तब ये जहाज़ टेक ऑफ करता है। जी अब जहाज़ क्रैश होने के कई कारण हो सकते हैं। जी पायलट की एरर हो सकती है, कुछ टेक्निकल स्नैग आ सकता है, वेदर की प्रॉब्लम हो सकती है, जी या बर्ड हिट वगैरह हो सकता है, या मटेरियल फेलियर हो सकता है। जी अब इनमें से क्या वजह है, जब डीजीसीए पूरी इंक्वायरी अपनी कर लेंगी, उस इंक्वायरी में ही बिल्कुल सही पता चल पाएगा जी कि असल में रीज़न क्या था। जी अभी हम केवल सोच ही सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, लेकिन मैं हर समय मानता हूं कि कोर्ट इंक्वायरी टीम जब वहां जाएगी, वो चेक करेगी, तभी सही चीज़ पता चल पाएगी कि ये हुआ क्या। तो जितना हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि प्लेन लैंड कर चुका था, तो एक तो जो बर्ड हिट वाला मामला या विजिबिलिटी वाले मामले से तो थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। बाकी चीज़ जो आप बताए कि अचानक कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ हो या पायलट एरर कोई हुई हो, इसकी संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पायलट एरर भी हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा मैं एक साइट पे पढ़ रहा था कि शायद ये सेकंड अटेम्प्ट में लैंडिंग हुई है। अच्छा, तो अब ये भी जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उस लैंडिंग को उन्होंने क्यों नहीं मटेरियलाइज किया, क्यों दोबारा अटेम्प्ट किया। तो चूँकि जब तक मटेरियल एविडेंस ना मिले और डीजीसीए की इंक्वायरी पूरी कंप्लीट ना हो जाए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। उपेंद्र भाई, एक और बात की, ये जो कंपनी आप बता रहे थे, इसका मेरे ख्याल से एक कुछ दिन पहले भी या 2 साल पहले भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें लोग बच गए थे। करेक्ट, बिल्कुल ये सेम एयरक्राफ्ट था। और इवन सेम जो कंपनी है ऑपरेटर वीएसआर वेंचर इसको ऑपरेट कर रही थी, और ये मुंबई में एयरक्राफ्ट में दर्शक थोड़ा समझना चाहेंगे, वीएसआर वेंचर ये बनाती है या सिर्फ यहाँ वो करती है? वीएसआर वेंचर एक नॉन शेड्यूल ऑपरेटर एक कंपनी है। अच्छा। जो कि नॉन शेड्यूल ऑपरेटर, डीजीसीए 2 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक शेड्यूल ऑपरेटर होते हैं और एक नॉन शेड्यूल ऑपरेटर होते हैं। शेड्यूल ऑपरेटर जो होते हैं जिसके अंदर आपके अंदर एयरलाइन काम करती है, लाइक एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, जिनके पास हाँ इस तरह की। और नॉन शेड्यूल जो रहते हैं वो प्राइवेट चार्टर्स को फ्लाई करती हैं। तो वीएसआर जो कंपनी है वो चार्टर प्लेन्स को ऑपरेट करती है वो। तो इन्हीं की कंपनी का सेम एयरक्राफ्ट इन द सेम, वो भी लेयर जेट 45 था, और अभी जो क्रैश हुआ है वो भी लेयर जेट 45 था। ये क्रैश हुआ था मुंबई में, आई थिंक सितंबर 2023। जी, ये थोड़ा सा लेयर जेट 45 के बारे में बता पाएंगे कि क्या उसमें रहता है, क्या सुविधाएं रहती हैं? लेयर जेट वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द अपनी काइंड का मिड साइज बेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। मगर क्या तकनीकी खराब आ गई, मुंबई में जो रीजन आए थे और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, तो उसका वहां पर वेदर प्रॉब्लम आई थी और रनवे इंकर्जन हुआ था। मतलब रनवे गीला था और स्किड होके जहाज शायद नीचे गिर गया था। और अभी ये जो एयरक्राफ्ट हुआ है इसके अंदर भी उन्होंने एक मिस्ड अप्रोच की, और जैसा श्रीवास्तव सर ने बताया कि गो अराउंड करके देन अगेन अटेम्प्ट फॉर लैंड। अब लैंडिंग के टाइम में क्या रीजन रहा, क्यों स्टॉल हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों क्रैश हुआ, वो अभी सारा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। चंदा मैडम,
अजीत पवार की बात थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल पे या सामाजिक एंगल पे आते हैं। एक जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहे थे वो आपकी पार्टी एनसीपी की सबसे मजबूती का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में विशेषकर विदर्भ सेक्टर में जो कोऑपरेटिव सेक्टर में आप लोग की पार्टी ने काम किया है, अजीत दादा उसमें बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे थे। क्या अब उस आंदोलन को भी झटका लगेगा? जी, बहुत बड़ा वॉइड आ जाएगा। ना सिर्फ हमारी पार्टी में बहुत बड़ा वॉइड आ चुका है, और ना सिर्फ आप जिस कोऑपरेटिव सेक्टर की बात कर रहे हो, बहुत बड़ा वॉइड हमारे पास आएगा। हमें बहुत तकलीफ से अब हमारी जो पार्टी का जो काम है वो बहुत तकलीफ़ों में आएगा। बिकॉज़ अजीत दादा पवार एक सिर्फ कोऑपरेटिव वाला नहीं, सभी मुद्दों पे मैंने देखा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट लेते थे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी इंटरेस्ट लेते थे। उनका ये नहीं था कि मेरा ये मैटर है तो मैं सिर्फ ये मैटर देखूंगा। जन स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होए, एजुकेशन होए, हर चीज़ में उनका एक दखल रहता था। और वो बहुत, हम लोगों को बहुत बड़ी कमी अब महसूस होएगी हमारी पार्टी को। और साथ में महाराष्ट्र की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो हमारी वो है पूरी की पूरी मशीनरी है, और जो हमारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी महसूस होएगी। बहुत, क्योंकि आप पार्टी को बेहतर ढंग से समझती है, और बाहर से हम लोग जितना समझ पाते हैं कि शरद जी अब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। सुप्रिया जी को उस ढंग से मजबूत नहीं किया गया चूँकि शरद जी के उत्तराधिकारी के रूप में हम लोगों ने बहुत दिनों तक अजीत दादा को देखा। सुप्रिया जी को उस ढंग से बिल्कुल मैच्योर नहीं किया गया, उनको तैयार नहीं किया गया। तो अब वो एक बड़ा वैक्यूम जैसा दिखाई पड़ेगा कि शरद जी का बिल्कुल अब तो बहुत उम्र दराज हो गए हैं, और अजीत दा का चले जाना है। नहीं, उम्र दराज हैं शरद पवार साहब, मगर वो उतने ही एक्टिव हैं आज की तारीख में भी। सवेरे 8 बजे से जो वो एक्टिव होकर वो कामों में लगते हैं, उनका कोई अंत का टाइम नहीं रहता कि इस समय पे मैं अपना दिन का काम खत्म कर दूंगा। तो हमारे यहाँ भगवान की दया से नेताओं की कमी नहीं है, और बहुत ही अच्छे नेता हैं हम लोगों के यहाँ। मेरा वहाँ पे रहने का एक बहुत बड़ा कारण है कि महिला नेताओं को तो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। इस सब सारे एनसीपी में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा स्वभाव का जो संचालन जिस तरह से करते हैं पार्टी का, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, महिलाओं को सोच के करते हैं। जैसे सुप्रिया सुले जी भी बहुत एक्टिव हैं, बहुत ही, मगर वो अभी क्यों हैं कि अभी हमारे 2 धड़ हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो राजनीतिक अभी जो संरचना है उसमें 2 धड़, एक तो धड़ लगा है जो ऑर्गेनाइजेशनल साइड पर काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, और दूसरा धड़ अभी हमारा इनएक्टिव है थोड़ा सा, परंतु वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है सबके सब। तो अब इसमें हमको बहुत बड़ी कमी महसूस होगी, बहुत बड़ी, एक बार फिर पीके श्रीवास्तव साहब, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब क्या चाहूँगा सर, थोड़ा सा हम लोग ये समझना चाहते हैं कि ऐसे हादसे होते हैं, जीडीएससी की जांच होती है, रिपोर्ट्स आती हैं, फिर वो 1 साल बाद फिर ऐसी कोई कहानी सुनने को मिलती है। ये क्यों होता है ऐसा कि क्या उसका पूरा फॉलोअप नहीं करते? आप जो बता रहे हैं कि बहुत सारी एसओपी होती है, उनका पालन करना पड़ता है रनवे पर पहुंचने तक के, फिर ये हादसे कैसे हो जाते हैं? देखिए, आप भी कार चलाते होंगे, आपकी कार सर्विसिंग के बाद आप चलाते हैं और कभी ख़राब हो जाती है जी। तो ये तो छोटी मशीनरी है। एविएशन इतना बड़ा जहाज है जी, तो कभी भी कुछ हो सकता है जी। उसको प्रिवेंट करने के लिए पूरी जिम्मेवारी से सब लोग काम करते हैं जी। बहुत सारी एसओपीज बनी हुई हैं, बहुत सारे चेक्स हैं, जैसा मैंने अभी पहले बताया। और यदि कोई हादसा होता है जी, उस हादसे के बाद में जो भी रिपोर्ट आती है जी, वो पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट नहीं होती है जी, लेकिन जो भी एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड से जितने लोग भी जुड़े होते हैं जी, उनके पास वो रिपोर्ट जाती है जी। और जो मैन्युफैक्चरर है वो भी एक्शन लेता है। यदि कोई रीडिज़ाइनिंग करना है जी, मेंटेनेंस के कोई इश्यूज हैं उस पर भी वो काम करता है। जो केवल मेंटेनेंस के लोग होते हैं वो भी उस रिपोर्ट के ऊपर काम करते हैं जी। तो जितने भी सजेशंस, रिकमेंडेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर जी, टू द लास्ट यूज़र
वो सब लोग अपने अपने हिसाब से उस पर एक्शन लेते हैं जी। क्या और सर उस ऐसा डिसिप्लिन कहना की ये एक सर थोड़ा सवाल की बिल्कुल बेकार है मेरे हिसाब से। जी सर, आप एयर मार्शल रहे हैं, आप लोगों का डिसिप्लिन और ये ये लोग जो हवाई जहाज आते हैं इनके डिसिप्लिन में कोई अंतर आ जाता है थोड़ा बहुत? क्योंकि आप लोगों में कहीं तनिक भी चूक नहीं होती है, यहाँ चूक हो जाती है। नहीं, एविएशन में जो लोग भी काम करते हैं मुझे नहीं लगता कि किसी से कोई चूक हो सकती है जी। क्योंकि यहाँ तो हम सब जानते हैं कि एक बार जहाज ऊपर चला गया तो कितने सारे लोगों की ज़िंदगी उसमें इन्वॉल्व है जी। तो मुझे ये नहीं लगता है कि जो लोग भी एविएशन में जो भी इसके मेंटेनेंस के हैं, जो भी ऑपरेटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो सब पूरी तरह से इसकी जांच करते हैं और जो भी रिपोर्ट्स आती हैं किसी एक्सीडेंट के बाद में उसको पूरी तरह से सीरियसली लिया जाता है और सीरियसली उस पर काम होता है। मैं एक बार फिर उपेंद्र भाई के पास आता हूँ। उपेंद्र जी, कहीं पे चूक होती है। आप चूंकि कई बार बड़े बड़े नेताओं को भी वीआईपी को लेके उड़े हैं, उड़ते रहते हैं, रोज ही उड़ते हैं आप, क्या कई बार जो वहाँ पे प्रिकॉशंस होती होंगी या मेंटेनेंस की होती होगी, जैसा कि पीके श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि आपने भी बताया शुरू में कि बहुत सारी जांचें होती है, फिर उसको सर्टिफिकेट मिलता है तब उड़ता है हवाई जहाज, पर आपने बहुत सारे स्टेट्स में एयरपोर्ट की बजाय जो स्टेट हैंगर्स होते हैं वहाँ से उड़ान भरते हैं। कई बार वीआईपी की जल्दबाजी में कुछ चीज़ों को निगलेक्ट किया जाता है, ऐसा हम लोगों को लगता है। उपेंद्र, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कभी वीआईपी होते हैं तो उनका प्रेशर होता है, कंपनी का भी प्रेशर होता है, क्योंकि वीआईपी जब भी जाते हैं तो जब अगर जैसे वो सपोज अभी बारामती जा रहे थे जी अजीत पवार साहब, तो वहां पर उनकी काफ़ी मीटिंग्स रही होंगी और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको इंतजार कर रहे होंगे, तो उनका भी प्रेशर ये रहता है कि कई जैसे हम कहेंगे कि अभी वेदर खराब है, वो कहते हैं आप टेक ऑफ तो करिए, तब तक हो सकता है कि फ्लाइंग के दौरान तब तक वहां पर ठीक हो जाए, ये हो जाए। कभी भी हमेशा प्रेशर तो आते हैं, मगर पायलट हमेशा उसका ये रहता है कि जो भी हमारे मतलब जो भी एसओपीज बनी हुई हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर पूरी हो रही हैं तो ही टेक ऑफ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो वो प्रेशर में नहीं आते, पर प्रेशर में नहीं आते हैं, मगर प्रेशर तो आता है हमेशा। जी, निश्चित रूप से प्रेशर तो आता है उसका, पर प्रेशर में नहीं आते। लेकिन तमाम मुद्दों पे जांच के बाद पता पड़ेगा। लेकिन जैसा कि पीके श्रीवास्तव साहब और उपेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर इन सारी चीज़ों का पालन किया जाए, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि अगर जो बातें बताई गई अगर सच में इसका पालन किया जाए पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह आज हमने चन्ना जी को बिठाला स्टूडियो में, इस तरह किसी भी पार्टी के नेता को, नेत्री को उठा के हमें श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। ईश्वर करे कि ऐसे हादसे फिर ना हो और हम सबको ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में फिर ना बैठना पड़े। आज की इस चर्चा में आप लोग जुड़े, आप सबका धन्यवाद। श्रीवास्तव साहब आपका, उपेंद्र भाई आपका, चंदा मैडम आपका। ये प्रोग्राम बस यहीं तक, क्योंकि मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। लेकिन अब जाइएगा मत कहीं, क्योंकि स्वराज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।